गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग जो है वह अपना नेक्स्ट जो चैप्टर है, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 4, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 जो है रिकॉर्डिंग और ट्रांजैक्शन, सेकंड जो है उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि हाउ टू प्रिपेयर अ सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक एज वेल एज परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, देन परचेज रिटर्न, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट जो चैप्टर है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कौन सा चैप्टर है सर? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है ना। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है सर? रिकंसिलिएशन का मतलब होता है जब हम लोग जो है वहाँ अपनी पासबुक जो है वो क्या चीज़, देखिए, जब पासबुक जो है और कैश बुक जो है दोनों को मैच किया जाता है, ठीक है ना, मैच करते हैं तो दोनों का बैलेंस जो है वहाँ इक्वल बताना चाहिए, ठीक है ना। तो पासबुक एज वेल एज कैश बुक, ठीक है ना, तो दोनों का बैलेंस इक्वल बताना चाहिए और इसी को हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। इसी को हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। डन। देखिए, पासबुक जो है वो कौन मेंटेन करता है सर? वो बैंक मेंटेन करती है। कौन मेंटेन करता है, ठीक है ना। और कैश बुक जो होती है वो हम सेल्फ मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। कैश बुक कौन मेंटेन करता है? सेल्फ। और पासबुक जो होती है वो बैंक मेंटेन करती है, बट दोनों में लिखे जाने वाले जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो सेम होते हैं, ठीक है ना। तो हम दोनों को मैच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर कि एवरी मंथ जो है, ठीक है ना, एवरी मंथ हम लोग क्या करते हैं, बैंक से स्टेटमेंट निकाल के लाते हैं। फिर हम जो कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट जो है दोनों को मैच करते हैं, ठीक है ना। तो वो मंथ वाइज करते हैं ताकि आपका डेटा सारा क्लियर रहे, ठीक है ना। तो बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी पासबुक को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। मतलब इसमें ऑथेंटिक चीज़ कौन सी मानी जाती है? बैंक स्टेटमेंट, ठीक है ना। बैंक स्टेटमेंट आपका ऑथेंटिक है और बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है वहाँ आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें माइनर करेक्शन होते हैं, ठीक है ना, जो कि हमें करने होते हैं। डन। चलिए, तो सर ये तो पता चल गया सर कि पासबुक जो है वहाँ बैंक मेंटेन करती है और कैश बुक जो है वहाँ हम खुद मेंटेन करते हैं, सेल्फ हम लोग मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। तो सर पासबुक जो है, अब देखिए इन दोनों का दोनों बैलेंस होंगे। तो सर एक तो होता है पासबुक का डेबिट बैलेंस, ठीक है ना, और क्रेडिट बैलेंस। और उसी तरीके से एक कैश बुक जो होती है उसके भी दो बैलेंस होते हैं, एक डेबिट बैलेंस और एक क्रेडिट बैलेंस। तो सर अगर पासबुक के अकॉर्डिंग अगर डेबिट बैलेंस है और पासबुक के अकॉर्डिंग अगर क्रेडिट बैलेंस है, और सेम चीज़ यहाँ पर भी एप्लीकेबल होती है कि सर कैश बुक के अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस और कैश बुक के अकॉर्डिंग क्रेडिट बैलेंस, ठीक है ना। तो सर पासबुक के अकॉर्डिंग अगर डेबिट बैलेंस है तो वो कौन सा बैलेंस कहलाता है, ठीक है ना। अगर मेरी पासबुक बता रही है कि सर आपका डेबिट बैलेंस है तो वो अनफेवरेबल कहलाता है। कौन सा बैलेंस कहलाता है? अनफेवरेबल, ठीक है ना, मतलब जो अपने फेवर में ना हो, ठीक है ना, नेगेटिव बैलेंस जिसको बोलते हैं। और सर क्रेडिट बैलेंस हो तो सर मेरे अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, पासबुक बता रही है कि आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, तो सर ये फेवरेबल बैलेंस कहलाता है। कौन सा बैलेंस कहलाता है? फेवरेबल, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। उसी तरीके से इधर आइए कैश बुक के अंदर। तो सर कैश बुक हमने अपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ी है, जिसमें डेबिट में रिसिप्ट्स होती है और कैश रिसिप्ट्स और क्रेडिट में कैश पेमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। मतलब पासबुक का ऑपोजिट होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो सर अगर डेबिट बैलेंस है एज पर कैश बुक तो ये मेरा फेवरेबल बैलेंस होगा, क्योंकि रिसिप्ट जो है वहाँ पेमेंट से ज़्यादा है, ठीक है ना। ऑब्वियसली जब रिसिप्ट ज़्यादा होगी तो ये आपका फेवरेबल बैलेंस होगा। कौन सा बैलेंस होगा सर? फेवरेबल बैलेंस, ठीक है ना। और ये कौन सा बैलेंस होगा? तो अनफेवरेबल। कौन सा बैलेंस होगा ये? अनफेवरेबल। कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया, ठीक है ना। अब सर ये बात तो समझ में आ गई कि कौन सा फेवरेबल है कौन सा अनफेवरेबल है, ठीक है ना। तो
अब उसके बाद में आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमें बैंक रिकन्सिलिएशन बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो व्हाट आर दी रीजंस फॉर प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो फर्स्ट है, लेट वी डिस्कस अबाउट व्हाट आर दी रीजंस। फर्स्ट देखिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, ठीक है ना। इसको समझने के बाद में आपको ये समझना है वन बाय वन, ठीक है ना, कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से बैंक रिकन्सिलिएशन जो है वहाँ बनाना पड़ता है, या पासबुक या कैश बुक उससे इफेक्टिव होती है, ठीक है ना। सर फर्स्ट पॉइंट है, देखिएगा, अब इसको ध्यान से समझिएगा वन बाय वन। चेक इशूड सुनना, चेक इशूड बट नॉट presented फॉर पेमेंट, ठीक है ना। आपने किसी पार्टी को चेक बना के दिया बट स्टिल पेंडिंग, ठीक है ना। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का मतलब, आप अगर किसी पार्टी को चेक बना के देते हो, ठीक है ना, अगर हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, किसी पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं, अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपने उसको चेक बना के दे तो दिया, बट अभी तक वो पेमेंट हुआ नहीं है, मतलब आपके अकाउंट से एक्चुअल में डिडक्ट नहीं हुआ है, ठीक है ना। बात समझ में आई। फिर है सेकंड पॉइंट, तो सर इसका क्या करेंगे। तो हमारी पासबुक जो है, हमारी कैश बुक जो है, वो क्या बता रही है सर, कि हम अगर चेक बना के देते हैं किसी पार्टी को, तो हमारी पासबुक में उसकी एंट्री ऑन द स्पॉट उसी डेट के अंदर हो जाती है। बिल्कुल सही बात है सर, ठीक है ना। तो सर चेक बना के दिया मीन्स आपकी कैश बुक ये बताएगी कि आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो चुका है, बट पासबुक क्या बता रही है सर, कि चेक अभी तक क्लियर हुआ ही नहीं है, ठीक है ना। लिखा है ना, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अभी तक वो पेमेंट हुआ नहीं है। तो पासबुक के अकॉर्डिंग क्या एक्चुअल में बैलेंस डिडक्ट हुआ है, नहीं सर, ठीक है ना। तो सर हमने मान लिया कि ये पैसा डिडक्ट हो चुका है, बट एक्चुअल में ये अमाउंट जो है वहाँ अपने अकाउंट से डिडक्ट नहीं हुआ है। तो आपके हाथ से जो गलती हुई है उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करेंगे सर, इस अमाउंट को हम वापस से प्लस कर देंगे, ठीक है ना। तो सर हमारी पासबुक और कैश बुक दोनों मैच हो जाएगी, ठीक है ना। फिर सेकंड रीज़न क्या है सर, तो सर चेक डिपॉजिटेड बट नॉट yet presented for payment, अब यहाँ पे क्या हो रहा है सर, समझना इधर, कि सर चेक डिपॉजिटेड का मतलब होता है कोई पार्टी आपको चेक बना के दे रही है, मतलब कोई डेटर जो है वो आपको चेक बना के दे रहा है, ठीक है ना, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है ना, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, बट नॉट येट क्लियरेड, ठीक है ना, बट नॉट येट क्लियरेड का मतलब कि सर चेक उस पार्टी से रिसीव तो हुआ बट अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियरेड, ठीक है ना, अभी तक वो चेक क्लियर नहीं हुआ है। तो सर हमने डिपॉजिट तो कर दिया, अपना जो डिपॉजिट स्लिप है उसको भरने के बाद में चेक हमने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट तो किया, बट अभी तक वो पैसा हमारे अकाउंट में आया नहीं है, ठीक है ना। तो हमारी जो कैश बुक है वो ये बता रही है कि सर पेमेंट हमने रिसीव कर लिया है, ठीक है ना सर, बट एक्चुअल में पासबुक क्या बता रही है सर, कि आपके अकाउंट में तो वो पैसा क्रेडिट हुआ ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपने गलती से क्या मान लिया, प्लस मान लिया। तो सर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे सर, इसको हम क्या कर देंगे, वापस से माइनस कर देंगे, तो आपकी पासबुक और कैश बुक दोनों मैच हो जाएगी, ठीक है ना। फिर बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक, ठीक है ना। अगर आप बैंक की फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है ना, अगर हम
बैंक की फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है ना, तो सर क्या होगा सर, तो सर बैंक जो है वहाँ हमसे चार्जेस जो है वहाँ वसूल करती है, ठीक है ना। तो सर कैसे, जैसे हम लोग देखते हैं कि सर बैंक जो है वहाँ चेक बुक प्रोवाइड करती है, बैंक के एसएमएसेस आते रहते हैं, ठीक है ना, मैसेज आते हैं कि नहीं, एसएमएस जो है वो आता है, तो इन सारी चीज़ों का बैंक जो है वो चार्जेस जो है वो डिडक्ट करती है हमारे अकाउंट से, ठीक है ना। तो कभी कभी हम देखते हैं कि रात को 12 बजे भी हमारे बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता है और हमें मैसेज आता है, ठीक है ना, कि योर अकाउंट इज़ डेबिटेड बाय 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 200 रुपीज़, ठीक है ना। तो वी आर यूजिंग अ फैसिलिटीज़ विच आर प्रोवाइडेड बाय द बैंक, ठीक है ना। सो बैंक विल बी चार्ज फॉर द दोज फैसिलिटीज़, ठीक है ना, कि सर बैंक जो है जो हमें फैसिलिटीज़ देती है तो उसके लिए बैंक जो है वो चार्जेस जो है वह चार्ज करेगी उसके लिए। तो सर हमारे बैंक अकाउंट से सीधा पैसा कट जाता है चार्जेस, ठीक है ना। तो पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस कम हो चुका है, सीधी बात है सर, ठीक है ना। बट उसके बारे में हमें कैश बुक के अंदर हमने उसकी एंट्री की नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमें उसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि कभी कभी मैसेजेस नहीं भी आते हैं, ठीक है ना। तो सर क्या होगा सर, तो हमारी पासबुक के अकॉर्डिंग वो पैसा कट चुका है, ठीक है ना, पर कैश बुक में उसकी कहीं एंट्री नहीं है। तो कैश बुक बताएगी कि बैलेंस ज़्यादा है, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है सर, एक्चुअल में आपकी पासबुक बताएगी कि सर 500 के चार्जेस आपके अकाउंट से डिडक्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। तो सर हमें उसको क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके मेरी पासबुक और कैश बुक दोनों मैच होगी, ठीक है ना। फिर अगला, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, ठीक है ना। आज हम लोग क्या करवाते हैं सर, कि जैसे हमने LIC करवा रखा है, ठीक है ना, तो LIC की प्रीमियम जो है वो हम सीधा बैंक अकाउंट से ही डिडक्ट करवा देते हैं, समझ में कि नहीं। तो सर क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि आपने अपनी जो प्रीमियम है वो क्वार्टरली डिसाइड कर रखी है, ठीक है ना, मंथली भी होती है, क्वार्टरली भी होती है, हाफ ईयरली या ईयरली बेस पे, जो भी आप चूज़ करना चाहें उस हिसाब से आप जो फैसिलिटी जो है वह चूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल आपकी जो प्रीमियम है LIC की वो आपके क्वार्टरली कटती है, ठीक है ना, तो हर क्वार्टरली जो भी डेट होगी, ठीक है ना, उस अकॉर्डिंगली आपके बैंक अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो सर हमारी पासबुक के अकॉर्डिंग क्या है, जैसे ही वो प्रीमियम का पैसा कटेगा तो पासबुक के अकॉर्डिंग तो बैलेंस जो है वह डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, अमाउंट जो है वो डिडक्ट हो जाएगा, तो सर बैलेंस जो है वो कम बताएगा, डन। जबकि कैश बुक के अंदर उसकी कोई इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, कि एक्चुअल में जो प्रीमियम का अमाउंट कट चुका है उसको आप माइनस कर दीजिए, तो सर हमारा कैश बुक और पासबुक दोनों मैच हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है ना। फिर अगला पॉइंट, कैश डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर, ठीक है ना। आपका कोई कस्टमर है जो कि मान लेते हैं अहमदाबाद के अंदर रहता है, ठीक है ना, उसने आपके अकाउंट में सीधा ही नेट बैंकिंग के थ्रू पैसा डिपॉजिट कर दिया, ठीक है ना, तो तुरंत आपकी पासबुक क्या बताएगी सर, कि बैलेंस इंक्रीज हो गया है। जबकि अगर मैसेज नहीं आया है तो आप उसकी एंट्री क्या कैश बुक में करोगे, बिल्कुल नहीं सर, ठीक है ना। तो हमारी कैश बुक बताएगी कि सर वो पैसा आया ही नहीं है, ठीक है ना, जबकि आपके कस्टमर ने मान लेते हैं 50,000 डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है, ठीक है ना। तो आपका पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस जो है वहाँ इंक्रीज हुआ है, तो आपको पासबुक के अकॉर्डिंग, समझ में आया कि नहीं, आपका बैलेंस जो है वहाँ 50,000 से बढ़ चुका है तो हम उसको प्लस कर देंगे, तो हमारी पासबुक और कैश बुक दोनों मैच हो जाएगी, ठीक है ना, बात समझ में आ गई, डन। उसके अलावा कोई पॉइंट्स हो सकता है सर, तो बेसिकली हम लोग यही सारे पॉइंट्स जो है वो देखते हैं, जो कि हम लोग जिन रीजंस, मतलब ये ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें अपना बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है वह बनाना पड़ता है, ठीक है ना। इसके अलावा सर अगर छोटी मोटी बातें अगर हम और देखें तो कभी कभी बैंक जो है वो हमें इंटरेस्ट भी देती है, ठीक है ना, तो अपने सेविंग अकाउंट के ऊपर वगैरह जो है, ठीक है ना, तो वो इंटरेस्ट जो है वो बैंक देती है। तो जिस तरीके से चार्जेस कट जाते हैं वैसे ही इंटरेस्ट अगर बैंक देती है तो वो भी हमारे अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाता है, ठीक है ना, जिसके बारे में हमें पता नहीं है तो इसको प्लस कर देंगे सर। तो इंटरेस्ट डायरेक्टली क्रेडिटेड बाय द बैंक, ठीक है ना,
बैंक अगर आपको कोई इंटरेस्ट दे रही है तो सीधा आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है। तो हम प्लस कर देंगे उसको, तो हमारी पासबुक और कैश बुक दोनों मैच हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये रीजंस अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं वन बाय वन, ठीक है ना, तो बहुत ईजी है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन न्यूमेरिकल, ठीक है ना, कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।